दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में आप लोग सुन चुके हैं कि भारतीय किसानों की ज़मीनों को और कृषि के ढांचे को किस तरीके से विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों के हवाले करने की कोशिश की गई। केवल ज़मीन और कृषि ढांचे को ही नहीं, हमने आपको बताया कि देश की नदियों का निजीकरण करने की भी कोशिश की गई और उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो अटल सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था उस पर गौर करने की जरूरत है। जब नदियों को बेचा जा रहा था, उनके कुछ हिस्सों को कंपनी को, विदेशी कंपनियों को यहाँ की कंपनियों के हवाले किया जा रहा था, उस समय गंगा को बेचने का भी सिलसिला शुरू हुआ। फ्रांस और अमेरिका की संयुक्त कंपनी, जो संयुक्त कंपनी है ऑनडेव एंड ड्रगमंट, उसके साथ गंगा को बेचने की बातचीत शुरू हुई। लेकिन इसमें दो बातें थी। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 24 पार्टियों की डेगी पर निर्भर थी, अकेले बहुमत नहीं था। दूसरे, गंगा के साथ हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की भी आस्था जुड़ी हुई थी। इसलिए जब कंपनी ने ये सवाल रखा कि आप गंगा को हम ले लेंगे, गंगा को खरीद लेंगे, गंगा का हम इस्तेमाल करेंगे भारत के हित में, लेकिन आप इसको साफ करके हमें दीजिए। एक तो ये शर्त उसने लगाई। दूसरी ये शर्त लगाई कि हमें ये जो मेले बंद करने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। ये जो मुर्दे जलाए जाते हैं गंगा के किनारे किनारे, इन पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं। जो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, इन पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं। इस तरीके मेले लगाए जाने पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं। इस तरीके की जो शर्तें रखी गई, चूंकि दूसरी पार्टियों के ऊपर निर्भर थी अटल सरकार, इसलिए उसके पैर कांप गए और गंगा को बेचने का उस समय सौदा नहीं हो सका। लेकिन साथियों, ये सिलसिला रुका नहीं। आगे आने वाली सरकारों और खास तौर से जब पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार आई, जब पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, तो ये धीरे 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 इस पर रोक लगानी शुरू की गई। गंगा की सफाई के नाम पर 22,000 करोड़ का बजट रखा गया। उसी तरीके से गंगा के किनारे किनारे तमाम गांवों में मुर्द घाटों पर रोक लगाने की कोशिश हुई। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और इधर गंगा की सफाई कर रहे हैं, उसमें किनारे किनारे जो काम करने वाले लोग थे, जो पालेज बोते हैं, दूसरी खेती करते हैं, उनको उजाड़ दिया गया। और अब गंगा की सफाई के नाम पर यह कोशिश हो रही है कि इसके इर्द गिर्द दोनों साइड ये जो खेती की जाती है, इस पर रोक लगाया जाए। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है साथियों। और जबकि गंगा में 2 बार प्राइवेट कंपनियों के पानी के जहाज बनारस से हावड़ा तक जा चुके हैं और पेप्सी की बोतलें लेकर जा चुके हैं। परिवहन मंत्री गडकरी ने झंडी दिखाकर इन जहाज़ों को रवाना किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी आस्था के नाम पर जो देश की गद्दी पर कब्जा करके बैठे हैं, इनका किसी धर्म से आस्था नहीं है। ये पहला काम वो करेंगे जो कंपनियां इनको निर्देश देती हैं, और ये इन्होंने शुरू किया है साथियों। दूसरा सवाल खाली खेती और जमीन और इसका नहीं था।
किसानों का, आदिवासियों का, खेत मजदूरों का, बहुत बड़ा हिस्सा देहातों की जनता का, जो बिना दवा गोली के आज भी जिंदगी बसर करता है, जो राख भभूत पर निर्भर करता है, गंदा ताबीज पर बहुत बड़ी तादाद में निर्भर करता है, उसके लिए जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, पहले से जो जारी व्यवस्थाएं थी, उनमें सरकार ने पैसा लगाना बंद कर दिया। सरकारी अस्पतालों का, डॉक्टरों की भर्ती का, ये सवाल धीरे 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 खत्म किया जाने लगा और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जाने लगा। दवा के क्षेत्र में, मेडिकल के तमाम क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो मच्छर भगाने की दवा, मच्छर मारने की दवा छिड़की जाती थी, उस पर रोक लगा दी गई। जो टीके लगाए जाते थे बच्चों के, उन पर रोक लगा दी गई। पशुओं का जो वैक्सीनेशन होता था वो खत्म कर दिया गया। और इस तरीके से जो जनता की भलाई के जितने भी कार्यक्रम थे, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उन सब को खत्म कर दिया गया बजट का अभाव बताकर। और इस तरीके से फिर से जो बीमारियां पैदा हुई, जो हैजा बहुत ज्यादा काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका था, वो दोबारा होने लगा। जो चेचक पहले कंट्रोल हो चुकी थी, वो दोबारा से फैलने लगी। और इसी तरीके से मलेरिया, चिकनगुनिया, तरह तरह की जो महामारियां हैं, ये फैलनी शुरू हो गई। साथियों, दूसरा बड़ा काम क्या किया, प्राइवेट अस्पतालों के लिए सारी खजाने को, जो सरकारी अस्पतालों और दूसरे उस पर खर्च न करके प्राइवेट कंपनियों के जो अस्पताल हैं, उनको सुविधाएं, पैसा देना शुरू किया। और दवा कंपनियों के लिए बड़ी राहत है। ये ताज्जुब करेंगे आप सुनकर कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो 354 जीवन उपयोगी दवाएं हैं, उनकी संख्या कम करके 74 कर दी गई। और खाली 74 पर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। उन कंपनियों का दबाव इतना था, दवा कंपनियों का, कि इस संख्या को उन्होंने दोबारा से 29 करने का फैसला किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और 354 दवाओं को जीवन उपयोगी दवाओं में शामिल करने का आदेश जारी किया। लेकिन हकीकत में वो हुआ नहीं। उसके बाद जो सरकारें आई, वो भी उसको नहीं कर पाई। और इस तरीके से दवाएं, जो जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी दवाएं थी, वो गरीब आदमी के खरीदने के दायरे से बाहर हो गई। ये लोगों को बेमौत मारने का तरफ कदम था और कंपनियों के मुनाफे के लिए ये कदम उठाया गया। इसी तरीके के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने शिक्षा के निजीकरण के लिए कमेटियां बनाई और उन कमेटियों में हिंदुस्तान के इजारेदार पूंजीपतियों को शामिल किया गया। शिक्षा नीति बनाने के लिए जो कमेटियां बनाई गई, बिरला, बजाज, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया। और शिक्षा के निजीकरण के साथ एक तरीके से आज हम देख सकते हैं उसका नतीजा क्या निकला कि आज हमारे देश की शिक्षा प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की, आज इस शिक्षा की फैक्ट्रियां खुल गई हैं, मुनाफा कमाने की फैक्ट्रियां, जिसमें छात्रों से बड़ी भारी फीस वसूल की जाती है और जो अध्यापक रखे जाते हैं उनको मनमाना वेतन देकर मनमानी शर्तों पर रखा जाता है और बड़ी काली कमाई
शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है और विदेशी यूनिवर्सिटियों को भी खोलने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सब बदलाव कर दिया गया और वो उनकी सेवा में लगा दिया गया जो निजी कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं। और ताज्जुब आप ये करेंगे, जो शिक्षा है उस शिक्षा को मौलिक अधिकारों में दर्ज करने का जो काम किया वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। लेकिन आप जानते हैं क्या किया? प्राइमरी शिक्षा को जरूरी बनाने के लिए उसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया, लेकिन कर क्या दिया कि उसके बारे में फाइनल डिसीजन करने का अधिकार फिर राज्य को दे दिया गया। कानून में बदलाव इस तरीके का हुआ कि सारे अधिकार फिर सरकार के हाथ में रह गए और सरकार की खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और आगे आने वाली सरकारों ने उसको कह दिया गया कि निजी क्षेत्र के स्कूल और कॉलेजों में 25% ऐसे आरक्षित होंगी सीट उनके लिए जो गरीबों के बच्चे हैं उनको रखा जाएगा। यानी वो गारंटी, जो शिक्षा की गारंटी थी, उसको खत्म करके फिर से एक रास्ता खोल दिया गया। ये शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। इसीलिए आज नए तरीके से तकनीकी शिक्षा ये सब गरीबों के हाथ से छिन गई है। देहातों में तो फिर से नए सिरे से अनपढ़ औलादें पैदा हो रही हैं। हाई स्कूल इंटर तक बड़ी तादाद रुक जाती है, आगे कोई अवसर उनके लिए नहीं रहता है। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। साथियों, यही नहीं हुआ, हम देख चुके हैं कि ये जो चीजें हुई, ये जो नीतियां लागू हुई, इन नीतियों का परिणाम ये निकला कि हमारा अब तक का जो भी हमारी आत्मनिर्भर नीतियां खेती के मामले में लागू की गई, कृषि के क्षेत्र में लागू की गई, उन सब को लगभग पलटने का काम कर दिया गया। खेती में निवेश को घटाया गया। खाद्य उपादान होते हैं जो खेती में लागत लगती है, उन पर सब्सिडी को घटाया गया। परचेजिंग जो सरकारी खरीद थी उसको इस तरीके से खत्म करने की कोशिश की धीरे धीरे। उसी तरीके से जो पेटेंट कानून था वो बदल ही दिया गया। बीज खाद के जो शोध खर्चे थे उसको खत्म कर दिया गया। कुल मिलाकर जो हमारा आत्मनिर्भर ढांचा था उसको खत्म कर दिया गया और इसका परिणाम सामने आ गया। यहां तक आते आते किसान आत्महत्या करने लगे। बड़ी तादाद में किसान पलायन करके देहात की जनता शहरों की तरफ जाने लगी। ये हालात देहातों में पैदा हो गए। साथियों, इसी बीच हिंदुस्तान का पूंजीपति और विदेशी कंपनियां भारत में एक बड़ी संभावनाएं टटोलने लगी, क्योंकि अब तक उन शर्तों को भारत में पूरा किया जा चुका था। जो शर्तें थी WTO की प्रावधान थे, उनसे भी आगे बढ़कर नीतियों को लागू किया जाने लगा। उद्योग के क्षेत्र में जो कहीं किसी भी देश की पूंजी किसी भी देश में जा सकती है, सारी रुकावटों को खत्म करने की कोशिश की गई, उसको यहां भारत में और आगे बढ़कर किया गया। सारे रास्ते साफ कर दिए गए। दूसरा, सरकार ने तमाम व्यापार उद्योगों से जो सरकारी क्षेत्र के थे, जो आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया जनता के पैसे से सरकारी क्षेत्र में, उसको उससे हाथ खींचना शुरू कर दिया गया। और जो विकास के काम और कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका थी, उस कल्याणकारी राज्य की भूमिका को छोड़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, बुढ़ापा, पेंशन, दूसरा तमाम चीजों को खत्म कर दिया गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को खत्म करके अटल बिहारी वाजपेयी गए, जो बुढ़ापे का सहारा था। उसी तरीके से दूसरे क्षेत्रों में भी ये किया गया। इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और यहाँ का जो इजारेदार पूंजीपति, इन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत में और भारत की जो नीतियां हैं उनको गिरफ्त में लेना शुरू किया। और इसके लिए, चूंकि आप जानते हैं, जब इन नीतियों को लागू करेंगे तो जनता के बीच असंतोष भी बढ़ेगा। असंतोष बढ़ेगा, आंदोलन होंगे जनता में। और आप वो देख भी चुके थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जो राम के नाम पर आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उसे 5 साल के अंदर ही बाहर कर दिया। दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसको भी जब असंतोष बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार और सारी चीजें सामने आने लगी, उसको भी लोगों ने हटा दिया। तो जनता में जो उमड़ घुमड़ हो रही थी नीतियों के खिलाफ, ये एक बड़ा भारी ऐसा असंतोष था कि अगर ये खड़ा होता तो तस्वीर दूसरी तरफ चली जाती। इसलिए उन कंपनियों ने अपनी, वो चुप नहीं बैठी, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी ने और यहाँ के इजारेदार ने पूरी तरीके से मन बनाया। हिंदुस्तान के पूंजीपति ने किस तरीके से जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं और भारत का जो सेकुलर ढांचा है, इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, ये और कैसे इस असंतोष से बचा जाए, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को, और उसमें भी जो बहुसंख्यक सांप्रदायिक ताकतें थीं, हिंदूवादी, उनको अपने इशारे पर नचाना शुरू किया, उनको मदद करनी शुरू की, उनको हर किस्म का मदद करना शुरू कर दिया। साथियों, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी ने भारत के अंदर ऐसी ताकतों को पूरा समर्थन देना शुरू किया। और इसके लिए गुजरात एक मॉडल के रूप में, और इन जो आर्थिक जिनका वर्चस्व है, इन्होंने गुजरात को एक लेबोरेटरी के रूप में चुना। क्योंकि गुजरात में जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की, जो मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर बहुत बड़ा खेल कर चुकी थी। इस लेबोरेटरी में ही गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड पे बहुत संदेह है, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उस षड्यंत्र से आज तक पर्दा उठा नहीं। क्योंकि गोधरा कांड जब हुआ तो वहां से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो लोग वहां मजदूरी करते थे, इनको योजनाबद्ध तरीके से लाया गया। अयोध्या मंदिर के नाम पर उनकी आस्था भी थी, वो आसानी से आ गए, अपने घर भी हो लिए, 2-3 दिन में घर मिलकर वापस उस ट्रेन में लौटे। और उस ट्रेन में जो 6S बोगी थी, उसमें आग लगी, और जो आग लगी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर जनता के सामने आ जाती तो तस्वीर बिल्कुल दूसरी होती। लेकिन साथियों, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को दबा लिया गया, कहीं
इसको उजागर नहीं किया गया, जनता के बीच में नहीं जाने दिया गया। चूंकि जला हुआ डिब्बा अगर जब खड़ा हुआ था स्टेशन पर गोधरा पर, तो फॉरेंसिक टीम ने उसको कहा कि सीट नंबर 72 से, यानी बाहर से तेल नहीं उड़ेला गया उसमें, सीट नंबर 72 से तेल उड़ेला गया। इसका मतलब तेल बाहर से नहीं, पेट्रोल बाहर से नहीं, सीट नंबर 72 से उड़ेला गया। दूसरा, उसने एक बात कही, अगर तेल बाहर से उड़ेला जाता तो जो खिड़कियों में तार लगे रहते हैं, सरिया लगी रहती हैं, उनसे सीधा अंदर नहीं चला जाता, उन पर टपकता, और टपकता तो नीचे जमीन में उसके निशान होते, वो निशान नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो आग लगाई गई, ये योजनाबद्ध तरीके से लगाई गई, और उत्तर प्रदेश में जहां दूसरी और सरकार थी, उसके क्षेत्र में वहां सारा काम ना करके अपने गुजरात क्षेत्र में जाकर ये किया, ये भी दूसरी चौंकाने वाली बात है। साथियों, इसके बाद पूरे योजनाबद्ध तरीके से पूरे गुजरात में अल्पसंख्यकों पर कहर ढा दिया गया। हजारों को, बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया, और इस तरीके से अल्पसंख्यकों के खून खराबे की एक अलग तस्वीर सामने आती है, जिसमें षड्यंत्र साफ साफ दिखाई देता है। और उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और ये सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय राजधर्म के पालन करने पर कविता पढ़ रहे थे। ये ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से ये सब हुआ, और बाद में आप जानते हैं किस तरीके से खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये अपने गृह मंत्री की हत्या के सवाल पर, दूसरे इन कांडों में इनका हाथ होने के सवाल पर बहुत से सवाल उठे हैं, उनको दबा दिया गया है। जजों की हत्या तक हुई हैं, वो सब दबा दी गई हैं। ये सब आप जानते हैं कि किस तरीके की एक लेबोरेटरी तैयार हो रही थी। और ठीक यही नहीं, दूसरा हिस्सा जो था गुजरात के अंदर, इन्हीं आर्थिक नीतियों का खेती में और इंडस्ट्री क्षेत्र में इन्हीं आर्थिक नीतियों को लागू करने का, जो उदारीकरण की नीतियां हैं, आगे बढ़कर काम किया गया। ठेका खेती का सब शुरुआत हुई। दूसरे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किसानों की जमीन लगभग मुफ्त में छीन कर किसानों से पट्टे पर 2 रुपये साल, 4 रुपये साल, इस तरीके के उस पर लीज पर दी गई। तो एक तरीके से इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए एक सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री, इनके अंदर दोनों चेहरे विद्वान मिल रहे थे। यानी उदारीकरण को लागू करने का दोनों चेहरे मौजूद थे, उन उदारीकरण की नीतियों को लागू करने का चेहरा भी, और असंतोष को कुचलने के लिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और कत्लेआम करने का भी चेहरा, ये दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अतः जब पूरे देश के पैमाने पर असंतोष बढ़ा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें डिफेम हो चुकी थी, जनता में असंतोष बढ़ रहा था, तो हिंदुस्तान के पूंजीपति और दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, इन दोनों ने मिलकर एक खेल खेला, और वो खेल था जनवरी 2013 एक वाइब्रेंट गुजरात करके प्रोग्राम आयोजित किया गया, जो अब भी किया जाता है। इस वाइब्रेंट गुजरात में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें 1300 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां और यहां के इजारेदारी, हमारे देश के जो
बड़ी कंपनियां हैं, इजारेदार पूंजी के लोग, ये इसमें शामिल हुए 1000 से ज्यादा, और इन्होंने गुजरात मॉडल को मॉडल के रूप में पेश करके उसकी तारीफ की और पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी को गोद में लेकर पेश किया, प्रस्तुत किया कि अगला, अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, नरेंद्र मोदी को जिताए, गोद में लेकर हिंदुस्तान की जनता के सामने प्रस्तुत किया अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। और यहीं से इस शख्स के पीछे और उसके तमाम जो एक गिरोह है, उस सब के पीछे पूरी ताकत इन विदेशी कंपनियों ने, यहाँ के इजारेदार पूंजीपतियों ने झोंक दी और उसको तमाम प्रचार का और सारा उन्माद पैदा कर दिया गया। तमाम चैनलों को खरीद लिया गया, पैसे से खरीद लिया गया, कुछों को सीधा खरीद लिया गया, अखबारों में बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई और एक तरीके का ऐसा उन्माद खड़ा किया गया, मोदी 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 का उन्माद। और यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है? ध्यान रखने की बात यह है कि ये भाजपा की सरकार नहीं बोली जा रही थी, अब की बार मोदी की सरकार, यानी मोदी को प्रस्तुत किया गया। क्योंकि भाजपा से लोग नफरत करते थे, उसको ठुकरा चुके थे, इसलिए एक नया मसीहा पैदा किया गया और ये मसीहा ही देश को बचा सकता है। इस तरीके से साथियों कोशिश की गई और यही तक सीमित नहीं रहा गया। आप जानते हैं कि इस गुजरात मॉडल का विस्तार भी हुआ और ये विस्तार 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर में फिर एक तरफा तरीके से अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया गया और इस समय ये ज्यादा जरूरी नहीं था सत्ता में कौन है, सत्ता से बाहर कौन है, क्योंकि ये जो उन्माद भड़काया जा रहा है, इस उन्माद के पीछे योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके को बहुत पहले से तैयारियां की गई, गांव-गांव तलवारें बांटी गई, आरएसएस के गिरोह और दूसरे ये सक्रिय किए गए, जो आज इस दंगे के बाद मंत्री और विधायक बन चुके हैं। इन सब को इनाम के रूप में ये मंत्री पद और विधायकी मिली और एमपी बने। इन सब ने बहुत एमएलए बने। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ये खेल खेला। पैसा इन कंपनियों का था, उन्माद इन कंपनियों का था। इसलिए मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना की गई और आप ताज्जुब ये करेंगे कि एक लड़की को छेड़ने के सवाल पर यह दंगा शुरू हुआ, ये कत्लेआम शुरू हुआ। और जहां एफआईआर दर्ज हुई, यह भी अचंभे की बात है कि जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में लड़की छेड़ने का जिक्र ही नहीं था। अब ये क्या मामला है, कौन जिम्मेदार है? लगभग 70,000 लोग शरणार्थी कैंपों में रहे, विस्थापित के रूप में कैंप लगाकर उन्हें रहना पड़ा, गांव छोड़कर भागे, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई और एफआईआर में लड़की छेड़ने का जिक्र ही नहीं था। इस तरीके से पूरा मीडिया ने इसके जरिए ना सिर्फ उत्तरी भारत बल्कि पूरे देश के अंदर उन्माद पैदा किया। और ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी समय अपनी आगरा की चुनावी सभा में इनको सम्मानित कर रहे थे। ये जो एमएलए एमपी बने हैं, इनको आगरा की सभा में
खुद नरेंद्र मोदी के जरिए सम्मानित किया गया। ये हुआ साथियों जिसको हम साधारण तरीके से नहीं ले सकते। हम आगे देखेंगे किस तरीके से नरेंद्र मोदी जब आए तो खेती के बारे में उनकी नीतियां क्या थी।